साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। साथियों, आज के मंथन में हम चलेंगे एफटी के ऊपर, प्रकाश डालेंगे और एफटी के कुछ उठाए गए कदमों को, उसके साथ में भारत सरकार के कदमों को, उसके साथ में एमओडी के कदमों को, उसके बाद में अपने एजी ब्रांच जो अटॉर्नी जनरल ब्रांच है उसके कदमों को, ये सारों का मंथन करते हुए हम पहुंचेंगे कि भाई आखिर मतलब आज की स्थिति में एक बहुत ही उम्दा फैसला जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ ने किया है, जिसने उम्मीद जगा दी है कि वाकई कोर्ट में वो क्षमता है कि जो एक मुलाजिम को न्याय दे सकती है। लेकिन बाकी जितना मैंने न्याय बताया वो सारे उस न्याय के आड़े थे और ये कोर्ट ने उसको न्याय कैसे दिलाया वो मैं वीडियो बताऊंगा। दूसरा है हमारा यूपी के उस जवान का जिसने मतलब किस तरह से क्या गलती की, जो खुलासा आईवीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, जो कि बाकी लोग ना करें। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा बैक में जाते हैं कि आपको याद होगा अभी से करीब 6-7 महीने पहले, करीब 8 महीने हो गए होंगे, एक चंडीगढ़ एफटी ने वारंट जारी किया था सेक्रेटरी एमओडी को। जो एमओडी के जो सेक्रेटरी, उसको वारंट जारी किया गया था कि क्यों ना उन आपको अरेस्ट करके और यहाँ पे लाया जाए। और उसका नतीजा क्या हुआ, क्योंकि एफटी एमओडी के अंडर में आती है, तो एमओडी ने अपना पावर यूज करते हुए उन जज साहब को तत्काल है जो रातों रात कलकत्ता एफटी में ट्रांसफ़र किया। उन्होंने वारंट क्यों जारी करने के लिए कहा कि ये 2024 चल रहा था, शुरू हो रहा था, और 2019 के कुछ फैसले थे जिनको फाइनेंस तक नहीं पहुंचने दिया, यानी कि उनका पेमेंट नहीं हुआ, जिसके बीच में रोल था एमओडी का। और एमओडी ने अपनी वो सब कुछ करके रिकमेंडेशन लगा के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से वो पैसा नहीं दिलाया, जिससे कि उनके जो भी एफटी के जो फैसले थे वो सारे के सारे पेंडिंग में थे, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा था 2019 से। तो इसमें सेक्रेटरी की बड़ी भूमिका होती है, ठीक है ना। मंत्री आते हैं जाते हैं, लेकिन सेक्रेटरीट जो काम करती है वो तो भाई जब चुना गया तब से लेके पता नहीं कितने से काम करेगा। अपने 60 साल के नौकरी में पता नहीं कितने मतलब सेक्रेटरीट में जाएगा वो, लेकिन उसको तो वो सरकार का काम करना है। तो उसके विरुद्ध में अब दूसरा बात ये होता है कि एफटी के अंदर जज भी रिटायर्ड होता है, जो रिकमेंडेशन होके आती है सुप्रीम कोर्ट से, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेंबर होता है वो रिकमेंडेशन आती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रेसिडेंट के थ्रू आती है, और वो उसको एमओडी वो बना देती है। लेकिन जो एफटी है वो कानून मंत्रालय का हिस्सा नहीं है, ये कन्फर्म है। बनाई क्यों, मैंने बताया कि 2005 में इसका मुद्दा उठा था, 2 साल संसद में चला, कांग्रेस की सरकार थी, और साथ में इसका उद्घाटन करके, इसके लॉ लिख के, सब कुछ करके इसको जारी कर दिया गया और ये एमओडी को हैंड ओवर कर दिया। कारण था कि एमओडी के सेना के तीनों अंगों के जो अपने जितने भी केस है वो बाहर अदालतों में न जाए, सेना की छवि धूमिल ना हो और उनको सेना के अंदर ही न्याय मिल जाए। अब जो गए हैं, जिन्होंने पनिशमेंट खाया है, वो जवान जेसीओ बता सकते हैं कि उनको कितना रिलीफ मिला एफटी से, कितना नहीं मिला है। तो जिसके गले में पड़ी है ना, उसको पता है कि एफटी कितना हेल्पफुल है। बाकी रहा छोटी मोटी बात, जो किसी का इंक्रीमेंट नहीं लगा, किसी का वो नहीं लगा, किसी का अपना और कोई अपना अलाउंस है जो नहीं जुड़ा गया, या किसी का कोई रह गया, तो इस तरह के केस चंडीगढ़ में अपने एफटी में चलते रहते हैं। एफटी में मैक्सिमम जो लॉयर है, वो अपने एजी ब्रांच के रिटायर्ड ऑफिसर से, चाहे वो मेजर हो, चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल हो, बस यही लोग वहाँ पे वकालत करते हैं। तो इनका भी अपना धंधा शुरू हो गया। अब पहले जवान एफटी के अंदर पैसा बर्बाद करे, वहाँ से जब फैसला न मिले तो फिर वो कोर्ट में आए। तो इस तरह से मतलब ये था, और इसलिए
एमओडी ने अपनी ताकत को यूज करते हुए उस जज साहब को कलकत्ता ट्रांसफ़र किया। कलकत्ता जब उनको ट्रांसफ़र किया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब ने उसको संज्ञान में ले लिया, क्योंकि सुबह ही ये न्यूज़ आग की तरफ फैल गई और स्वतः संज्ञान के ऊपर उनका ट्रांसफ़र एमओडी से रोक दिया गया, उनको वापस चंडीगढ़ भेज दिया गया। अब वहाँ पे प्रश्न ये उठा कि अगर एफटी एमओडी की ही बॉडी है, तो उन्होंने बोला भाई हमारी बॉडी है, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपसे नाम मंगा था, हम चाहे उनको कहीं भी काम करवाएं। लेकिन जब उनको पता चला कि इसके पीछे कारण क्या है, तो उन्होंने यही बोला कि जब ये बॉडी अगर ये कानून मंत्रालय से रिकॉग्नाइज नहीं है तो फिर उसका मतलब क्या हुआ। अब चंद्रचूड़ साहब बाद में ढीले क्यों पड़े वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम उन्होंने सरकार को सीधा मतलब नोटिस जारी किया था कि आप अगर ये कानूनी बॉडी है आपने बनाई है, चाहे एमओडी बनाई, तो भी इसका जो कानून बना हुआ है अगर संसद में पास हुआ है तो वो काम करेगा। और उसमें लिखा है कि उसको अरेस्ट कर सकते हैं तो अरेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से बर्बादी शुरू होती है 6000 केसों की। 6,000 केस है जो 2019 के, ठीक है ना। इसका रिवेंज लिया जाता है एमओडी के द्वारा। और रिवेंज कैसे लिया जाता है कि एमओडी ऑर्डर देती है एजी ब्रांच को कि जितने भी कमांड वाइज 2019 से जितने भी फैसले हैं जो पे के लिए पेंडिंग है, सब कोई अपने अपने कमांड वाइज वापस भेजो। किसके पास में? कमांड की जीओसी के पास में। जो कमांड में हमारी जो ब्रांच है जो अपना एजी ब्रांच की, तो वो जीओसी के अंडर में, यानी कि उनके सुपरविजन में वहाँ के हाई कोर्ट के भी, हमारी सेंट्रल कमांड की लखनऊ में है, ठीक है ना, इधर साउथ वेस्ट की जयपुर में है, या वहाँ की ईस्टर्न की कलकत्ता में। तो जहाँ है वो वहाँ पे मतलब कि हमारी 6 तो कमांडो की 6 एफटियाँ हैं, 2 एक्स्ट्रा, एक प्रिंसिपल बेंच है। ऐसे करके हमारी टोटल 8 या 9 एफटी हो जाती है। तो उनके जो जैसे दिल्ली एरिया की जो एफटी है, तो जो दिल्ली एरिया के जो जीओसी है उनके अंडर में जो भी एजी ब्रांच का जो सिस्टम आता है, उस सिस्टम के थ्रू ये सारी की सारे बंडल बने, फाइल बनी, पूरी मेहनत हुई और सारे के सारे कमांड वाइज जीओसी को हैंडओवर कर दिए गए कि इनको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दो। इस तरह से सारे जो 19 के बाद के 6000 जो केस थे वो सारे चले गए पेटिशन में। अब जब पेटिशन में चले गए तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट को अभी भी मैं मतलब मानता हूं कि उनका प्रोसेसिंग बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही फास्ट है अभी तक, बाकी से काफ़ी मतलब वो। तो ये केस जब वहाँ पे चैलेंज किए गए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर मतलब जैसे जो इनकी सरकार की दलील दी थी कि जो सैनिक है वो ज़्यादा चीनी खा लेता है या ज़्यादा मतलब उसका रहन सहन ठीक नहीं होता, वो नहीं होता, उसकी वजह से अगर उसको शुगर हो गई तो हम क्या करें, या कोई ऐसा बीपी हो गया तो हम क्या करें। इस तरह से मतलब इस तरह से कि उनके जज में मतलब वो ओपिनियन दिए गए जो यहाँ के अपने सरकार के वकील थे कि वो खुद ही जिम्मेवार है अपने हेल्थ का, तो उसका सरकार है जो क्यों पेमेंट भोगे, क्यों उसको मतलब अलग से मतलब डिसेबिलिटी दी जाए, ये दी जाए, मतलब कुछ 5-6 रीज़न दे के उनको है जो अलग कर दिया था कि भी इनको नहीं देना है। अब नहीं देने के पीछे तर्क क्या दे, ये वो यही दे कि जो जीवन शैली से ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये नहीं कि कैसे कैसे क्लाइमेट में जीते हैं। 3 साल एल्टीट्यूड से सीधे नीचे जब आते हैं तो तापमान और वायुमंडल सब कुछ चेंज हो जाता है और बीमार पड़ने का पूरा खतरा रहता है। जाएंगे तब भी रहता है, क्यों 7-7 दिन हमारा क्लाइमेटेशन होता है। खैर छोड़िए, मैं उन बातों पर नहीं जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर यह है कि पंजाब हाई कोर्ट ने बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली दिया कि आपको ज़्यादा अगर तकलीफ है तो आज इतनी नई तकनीकें आ चुकी है कि भर्ती के अंदर आप उसी टाइम यूज कर सकते हो कि इस जवान को कहीं अनुवांशिक यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमारी तो नहीं है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी उसकी है तो उसको आप रिक्रूटमेंट मत करो, और रिक्रूटमेंट कर भी लेते हो अगर उसकी अनुवांशिक अगर पहले की बीमारी है तो अगर वो दर्ज है उसके डॉक्यूमेंट के अंदर कि ये बीमारी आगे जाके हो सकती है,
तो अगर वो सर्विस कंप्लीट करता है, नहीं होती तो दी बेस्ट है, और हो जाती है तो आपने ऑलरेडी उसके अंदर मेंशन किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। वहाँ वो हो सकता है उससे एफिडेविट ले ले कि भाई अगर ये बीमारी आगे जाके आपको होगी तो इसका आपको डिसेबिलिटी नहीं मिलेगा। आपको याद होगा इसी आधार के ऊपर पहले अपना 51% तक अधिकारियों ने डिसेबिलिटी लिए, बहुत को लिया, और बाद में अभी जो डिसेबिलिटी के लिए और बाकी किसी के लिए भी मतलब एक पुस्तिका यानी कि एक गाइडलाइन छपी हुई है एएमसी के लिए कि उसके आधार के ऊपर ये अभी कैटेगराइजेशन होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये 2023 सितंबर में या 22 सितंबर में ये निकली है, तो इस गाइडलाइन के ऊपर ये अभी वो होती है। तो सरकार ने क्लियर, एएफटी ने भी यही दिया था कि भाई आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसकी जीवन शैली ऐसी थी इसलिए ऐसा हो गया और ये खुद ही जिम्मेवार है। ये तर्क सरकार अपना ना तो एएफटी ने माना, और एएफटी के फैसले को जायज रखते हुए पंजाब हाई कोर्ट ने बोला कि सेना में कोई भी डिजीज लग गई वहां सर्विस के दौरान तो वो सेना की ही मानी जाएगी, और नहीं तो आज के बाद में आप अपना वो उपकरण यूज कीजिए जिसमें पता चलता है कि इसको अनुवांशिक यानी कि आगे जाके ये बीमारी हो सकती है, उसके सिम्टम्स इसके शरीर में है, बस काम खत्म। अब ये पंजाब हाई कोर्ट अगर बोले 2 स्टेटों का इतना बड़ा कोर्ट अगर ये फैसला देता है तो अब मुझे बहुत तसल्ली हो चुकी है कि बाकी जितने हमारे केस है वो सारे केसों के अंदर ये लीडिंग केस बनेगा, ये लीडिंग केस बनेगा, और सारे के सारे वो 6000 केस अभी क्लियर होंगे। हो सकता है उसको 4 महीने लगे, 5 महीने लगे या 6 महीने लगे, चाहे साल लगे, लेकिन उन बंदों को जिनके वो केस है अब विश्वास रखना चाहिए कि हमें फालतू पैसा बर्बाद नहीं करना है। आप जरूर अपने ऑपोजिशन में अपने पक्ष में वकील खड़ा कीजिए, और साथ में इस केस को जो पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट का है जो मैं पीछे लगा रहा हूँ उसकी उस खबर को ध्यान में रखते हुए, उस डेट को ध्यान में रखते हुए आप उसको अपने वकील को भी बताइए कि भी ऐसा हुआ है और आप जो हमारे इस केस में इस केस को ऐड करो ताकि ये लीडिंग केस हमारे को जजमेंट दिला सके। तो यहाँ तो हो गई इनकी 6000 केसों की बात, जो अब उम्मीद जगी है कि उनका पेमेंट होगा। अब आते हैं यूपी के जो हमारे एक जवान के साथ में जो बर्बरता हुई है, तो उसमें जो हमारा IVO है, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो संस्था भारत में काफ़ी बड़ी है ऐसा वो बताते हैं, और जो उनका मैंने अभी वो फॉर्मेट देखा है, जो उनका लेटर पैड है, उसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग भी हैं, मेजर जनरल लेवल के लोग हैं और मेजर वगैरह सब कुछ है, और उसके चीफ पैटर्न जो परमवीर चक्र बाना सिंह हैं। तो अच्छी संस्था है, और उसने मतलब इस कामों में वो आगे रहती है, जहाँ कहीं भी पिटाई हुई पत्र वो फटाफट लिख देती है। उन्होंने जयपुर में लिखा है, उन्होंने कोटा वाले मामले में लिखा है, उन्होंने ग्वालियर के मामले में लिखा है, हर जगह IVO ने सबसे पहले एक्शन लेते हुए चिट्ठी दे दिया। उसके साथ में मैं उसके बाद में आता हूँ, लेकिन इस केस के अंदर ये क्यों हुआ तो एक ऑडियो भी शेयर करते हैं माननीय जो प्रेसिडेंट है इस संस्था के, और उनकी जो वॉइस जो ऑडियो है बहुत छोटी क्लिप है। तो वो ये बोलते हैं कि भाई ये जो जवान है इसने मतलब कहीं MP है कोई बीजेपी का, जिसका मतलब प्रेशर डलवा दिया था किसके ऊपर, कलेक्टर के ऊपर या मजिस्ट्रेट के ऊपर। तो वो प्रेशर जो आगे पुलिस तक गया, और वो प्रेशर इतना ज़्यादा गया कि उन्होंने इस प्रेशर को रिवेंज में लेके और जवान को अपने अंडर में लेके इसको पीट दिया। और वो सजग करते हैं पूरे भारत के सैनिकों को कि आप लोग है जो राजनीति से बाहर आ जाइए, राजनीति मत करिए, नहीं तो मतलब आपकी इज्जत बहुत है, लेकिन जब आप राजनीति ज्वाइन करते हो तो फिर उस इज्जत को भूल जाओ, क्योंकि राजनीति में कोई इज्जत नहीं होती है। ओछापन भी उतना ही जाना पड़ेगा, ऊंचा भी उतना ही चढ़ेगा। अब यहाँ पर मैं अपनी एक बात जोड़ूंगा कि आज के दिन कोई जिला नहीं बचा हुआ है कि जिस जिले का जो एक रूलिंग पार्टी है अभी भारतीय जनता पार्टी, उसने जिला सैनिक बीजेपी का मतलब वो मोर्चा बनाया हुआ है। उसके बाद में जिला अगर बड़ा है तो उसको
पूर्व पश्चिम में बांट के 2 अध्यक्ष बनाए हुए हैं, मतलब संगठन बनाए हुए हैं। उसके बाद में उस जिले का जो देहात पड़ता है, गांव पड़ते हैं, तो उसका संगठन अलग बना के, पूर्व सैनिक संगठन बना के अलग, और देहात का मंत्री बनाया हुआ है। मतलब वो उसको अध्यक्ष नहीं बोलते हैं हमारी तरह, जो हम लोग संगठन बनाते के अध्यक्ष बनाते हैं, वो बनाते हैं मंत्री। और फिर जिसको मंत्री का पौधा मिल गया, फिर वो तो सीधा ज्वाइन करेगा ही। तो जब देहात तक से आदमी उसमें शामिल करके, अगर कोई देहात का, जोधपुर देहात सैनिक कल्याण मंत्री, ठीक है ना, फलान सिंह है, ढेंकड़ सिंह है, कैप्टन वो है, सूबेदार वो है, तो भाई वो अपने गांव के, अपने आसपास के गांव के 10 गांव के इकट्ठे करके अपना संगठन बना के वो, तभी तो मैं बोलता हूँ नहीं कि भाई बीजेपी ने 80% जो सैनिक थे उनको अपने अंडर में कर लिया है, और उसकी मनोस्थिति ऐसी तैयार कर दी है कि वो अभी सेना की उनके दिमाग में है ही नहीं कि भाई हम सैनिक थे, हमारा गौरव क्या था, हम क्या थे, क्या हमारा मतलब वजूद था, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या एक सैनिक के लिए सबसे पहले अनुशासन, और अनुशासन के बाद में उसकी ज़िंदगी आती है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं। दूसरी बात, अब आता हूँ मैं आईवीओ के ऊपर। आईवीओ के साथ में बाकी भी संगठन के ऊपर आता हूँ। हमने चिट्ठी दे दी, और चिट्ठी से तो कोई काम होने वाला नहीं है, ये आपको ही पता है और देने वाले को ही पता है कि चिट्ठी से कोई काम नहीं होगा, ये चिट्ठी कोई एक्शन नहीं होगी। लेकिन कभी वो संगठन उस चिट्ठी को फॉलो करता है कि मैंने चिट्ठी दिए हुए 7 दिन हो गया, अभी एक्शन नहीं हुआ, मेरा अगला कदम क्या है? मेरी चिट्ठी दिए हुए मैंने रिमाइंडर दिया, उसका अगला कदम क्या है? और उनको अगला कदम पता ही नहीं है। अगर आपने चिट्ठी दी है, उसमें क्लियर एविडेंस है, क्लियर एविडेंस है, वो घटना घटी है, सब कुछ एविडेंस होते हुए अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है, तो आपके पास में वहां पर, अब आप सेना में नहीं हो तो आपके पास में 2 संस्थाएं ऐसी है कि जिसके अंदर आप उसको रेज कर सकते हो। एक ह्यूमन राइट्स, आप अपने उसी चीज को लेकर ह्यूमन के भी, हमने तत्काल ये एक्शन लिया, चिट्ठी दिया, लेकिन सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ह्यूमन राइट्स एक्शन लेगा। दूसरा कोर्ट, आप सारे एविडेंस जब है तो उसको उठा के आप अपनी चिट्ठी के बल पे जाइए कि मेरी चिट्ठी का वजन क्यों नहीं है। अगर मैं इस देश के इतने सैनिकों को लीड कर रहा हूं, उनका मेरे पे भरोसा है, आज मेरी लिखी हुई चिट्ठी के ऊपर अगर एक -1% एक्शन नहीं हुआ है, तो फिर मैं हूं क्या? मैं हूं क्या? कुछ नहीं हूं। तो लिख भर देने से कुछ नहीं होता है, वो कॉपी टू बुखारी होता है। मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे आपने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया और चाहे आपने राष्ट्रपति को दिया, अरे दिया तो डीआर सेक्शन में है ना। कौन सा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के जाके हाथ में देके आए हो ज्ञापन आप? अगर हाथ में जो दिया हुआ होता है वो सीधे उसके एडीसी के हाथ में जाता है, और एडीसी बाद में उसको पुटअप करता है, ठीक है ना। जो भी उनका मतलब जो होता है, जो प्रोसीजर है, बाकी जो आप डाक के हिसाब से या जो देते हैं, वो सीधा जैसे हमारा आर्मी में होता है ना डीआर सेक्शन, वो डीआर सेक्शन में या सीआर सेक्शन में जाता है। और सीआर सेक्शन आगे पुटअप करें ना करें, किसको करें, वो बात हमें तो पता ही नहीं। तो हमें अपने किए हुए एक्शन के पीछे फॉलो भी करना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो एक्शन वैसे भी नहीं होगा। आप बताइए, मैं आईवीओ से पूछता हूँ कि आपने अभी तक जहां पर भी लिखा है, ठीक है ना, तो बाकी भी तो लोग वहां खड़े होकर धरना दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइन हाजिर कर देते हैं। पुलिस में इतना ही होता है कि लाइन हाजिर हो गया भाई। हमारे फौज में क्या हुआ भाई, ऐसा किया, गलती किया है, 3 दिन का पिट्ठू दे दिया और वही इसको हमने 4 दिन की एक्स्ट्रा ड्यूटी दे दी, हो गया काम। लेकिन उसको तो इंसाफ नहीं मिला। और फिर ऊपर से आप बोलते हो कि पॉलिटिक्स से दूर रहो, दूर नहीं रहोगे तो आपके साथ में वैसा घटनाएं होगी। तो इसलिए अगर ये बात उनकी सही है, तो मैं भी मानता हूं कि जितने भी हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर चले गए हैं, या हम लोगों उनके मंत्री बन गए हैं, या हमने अपने लोगों को जोड़ दिया है, तो हमने उनको बर्बाद कर दिया है। क्यों? कि वो हमारे आंदोलन में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। चाहे कांग्रेस से जुड़े हो, चाहे बीजेपी से जुड़े हो, चाहे आपसे जुड़े हो, चाहे किसी पार्टी से जुड़े हो, चाहे समाजवादी जुड़े हो, ये पैटर्न सभी पार्टियों ने अपनाया हुआ है कि सैनिकों को कब्जे करो, ताकि ये फालतू का बवाल ना काटे। बस बना दो, जिले का उसका अध्यक्ष बना दो, जिला बड़ा है तो 2 बना दो,
देहात है तो देहात में बना दो और उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा के और मुद्दा ही खत्म करो इनका। जैसा अभी 7 तारीख को आपका मुद्दा खत्म होने जा रहा है। क्यों जा रहा है कि आप में से किसी ने भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया है। अगर 7 तारीख तक आप ऑब्जेक्ट नहीं करोगे, उसके बाद में आप 8th पे कमीशन में भी क्या होगा आप बोलने के अधिकारी नहीं रहोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा निर्णय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ ने दिया है, जिसको सुन के, पढ़ के और इनके आदेश को मतलब इतना मन प्रफुल्लित हो रहा है कि अब हर कोर्ट यही जवाब देगा। अब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि राज्य ब्यूरो जागरण चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि भर्ती के समय अनुवांशिक चिकित्सा विकारों का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इन्हें सैन्य सेवा का ही माना जाएगा। सेना को हाई कोर्ट ने अनुवांशिक बीमारी का पता लगाने के लिए उन तकनीक का उपयोग करने के लिए सुझाव दिया है। एक सैनिक को गंभीर रूप से अवसादग्रस्तता प्रकरण और मधुमेह के चलते सेवा मुक्त करने पर उसकी विकलांगता का 50% किया गया आंकलन। हालांकि अधिकारियों ने माना कि स्थिति न तो ये उसके सैन्य सेवा के कारण हुई थी और न ही कोई और। इसी आधार पर 2020 में उनकी विकलांगता लाभ के दावे को अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद सैनिक ने एएफटी में गया है, एएफटी का रुख किया, जिससे उन्हें विकलांगता पेंशन लाभ प्रदान किया। केंद्र सरकार ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। बताइए आप, एएफटी किसके लिए है? सैनिकों के लिए है। किसने बनाई है? एमओडी ने बनाई है। ये कोई भारत सरकार का या भारत के कानून मंत्रालय का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, सरकार अपने ही फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में गई है, जो कि इसी के एक संस्थान ने आदेश दिया था। ओके, हाई कोर्ट ने एएफटी के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि सरकार ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है। नियम स्पष्ट रूप से यह नहीं बताते कि शांति क्षेत्र में बीमारी की शुरुआत के लिए सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में चिकित्सा संबंधी विकार के लिए सैन्य सेवा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, भले ही वे शांति हो चाहे युद्ध क्षेत्रों में प्रकट हो। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेना से सेवामुक्त होने वाले शुगर से पीड़ित सैनिकों को विकलांगता पेंशन देने में केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने खराब जीवन शैली अपनाई थी। यदि भर्ती के समय चिकित्सा बोर्ड ने किसी ऐसी पूर्व मौजूदा बीमारी पर ध्यान नहीं दिया है तो जो व्यक्ति को सेना में शामिल होने से रोकती हो, तो उस बीमारी के बाद से किसी भी लक्षण को सैन्य सेवा का परिणाम ही माना जाएगा। यानी कोई ऐसी बीमारी जो कि भर्ती के समय ही वो आ जाए संज्ञान में और उसको भर्ती में रोक दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में अगर सैनिक भर्ती हो गया और अपनी सेना का कार्यकाल पूरा कर लिया, उसमें अगर कोई विकलांगता आई है तो उसको आप कोई दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते, न उसकी उस लाभ के लिए मना कर सकते हैं, न उस डिसेबिलिटी के लिए मना कर सकते हैं। तो डिसेबल के ऊपर मैं बताता हूँ कि बहुत ही अच्छा, अब आगे आने वाले दिनों में हर हाई कोर्ट से कम ये 8-10 हाई कोर्टों में ये केस चल रहे हैं। ठीक है ना? तो यही फैसला आने वाला है और जिसकी शुरुआत चंडीगढ़ एंड हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब ने कर दी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी के जो सैनिक का पिटाई का जो कांड है, उस कांड में ये माननीय मुख्यमंत्री को आईबीओ ने ये चिट्ठी लिखा है और उनको बोला है कि इसमें संज्ञान लेवें। और ये है आईबीओ के जो नेशनल प्राइड जो चीफ पैटर्न है, वो है वेटरन ऑनररी कैप्टन बाना सिंह जी है और इनकी टीम में, जिसमें वेटरन जे सिंगर साहब फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट है, मेजर जनरल आरबी सिंह भदौरिया साहब है, मेजर जनरल जेकेएस परियार साहब है, वेटरन आरपी सिंह गौड़ है, वेटरन आसिन खान हैं और मेजर नीलेंद्र सिंह हैं, वेटरन डॉक्टर बीएस 4। यानी कि भाई ये जो आईबीओ है, ये अधिकारी जेसीओ जवान सभी का
मिला हुआ है, मतलब कि जो आईवीओ है, मतलब ये एक, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जैश जवान का ही संगठन है। इसमें अत्याचारी साहिबान भी शामिल है, लेकिन सब ने मिल के यूपी सरकार को लिखा है और उम्मीद है कि इस पे एक्शन होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्रॉब्लम क्या आई कि वो वहाँ से भाजपा का एमपी को लेकर डीएम से मीटिंग करा दी। वो एमपी ने बोल दिया छोड़ दो, फौजी है। उसने प्रेशर किया, उसके बाद पुलिस चढ़ गई, डीएम चढ़ गया, इसकी पिटाई लगा दी। इसीलिए कहते हैं राजनीति को दूर रखो इस परिवार से। आपका रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन राजनीति को दूर रखिए।